Mr. Kashif is a very experienced and adaptable management consultant and management system auditor with a proven record of 18 years. Now, the person who have 18 years management records and who is here for you only, so imagine his value. की तरह से नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। सुना करना है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने कुछ नया सीखना है ना, ये आपने सोच के बैठना है। तो नया आप किससे सीखेंगे? नया बेसिकली आप अपने आप से सीखेंगे। ये चीजें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से आई है या कुछ, ये सब चीजें हम जानते हैं क्योंकि जितनी भी सिस्टम्स हैं वो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस करते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इसकी रिफ्लेक्शन आपके जिंदगी में आती है। तो आप ये सोच के इसको देखेंगे कि ये आपने सीखना है, इस एनवायरनमेंट से भी सीखना है, चाहे मुझसे भी सीखना है और सबसे ज्यादा अपने आप से सीखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शायद आप भी कोई बात करें ऐसी, मुझे भी कोई बात दूसरी याद आ जाए तो मैं भी उसमें करूँ इनपुट। तो चलते हैं। तो पहली चीज जो पहली स्लाइड है सबसे पहले तो ये कि ये वर्ड आईएसओ, ये बेसिकली वर्ड है तो आईएसओ नहीं है। अच्छा, वो नजर ऐसा आते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो अपने लिए ये वर्ड यूज करती है। ग्रीक वर्ड है। अवन बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा कैबरे वगैरह की सेटिंग्स के अंदर भी आईएसओ का वर्ड इस्तेमाल होता है, बैलेंस करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो आईएसओ ने ये वर्ड अडॉप्ट किया है, अपना लोगो बनाया है इसके ऊपर इसी तरह से। तो मकसद इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक वर्ड जो है इससे हम पूरी दुनिया पहचानती है इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया जानती है। और ये भी इसका भी क़याम तभी आया था जब पाकिस्तान 1947 में बना, ये भी 1947 में बना है और तकरीबन कोई मोर देन 160 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, जैसे आप नजर आ रहा होगा ये पीएसक्यूसीए जो है, पीएसक्यूसीए जो है वो भी मेंबर है आईएसओ का। ये क्यों है? इसलिए कि स्टैंडर्ड जो है वो इनपुट से बनते हैं, तो कंट्रीज के और जो गुड प्रैक्टिसेस के और ऑर्गेनाइजेशंस के वो इनपुट आते ही इसी सोर्स से। हजारों में क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स की और जिनमें कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ जगह पे आईएसओ के ये स्टैंडर्ड्स ही गाइडलाइंस इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कुछ इनमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सीरीज। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे 9000 की सीरीज है, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज है, इस सीरीज के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनमें जो मेन जिस पे हम आज हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड मिनिमम या रिक्वायरमेंट्स, आईएसओ 9000 2015 रिक्वायरमेंट्स, दैट जिसको हम आम जबान में स्टैंडर्ड कहते हैं। ये मिनिमम कंप्लायंस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको कंप्लाई करती है तो दैट इज कॉल्ड द मिनिमम कंप्लायंस ऑफ द स्टैंडर्ड। ये नहीं कि स्टैंडर्ड से आगे की चीजें डिस्कस करता है। अगर हम गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो आईएसओ किसी एक क्लॉज के ऊपर जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर चीज बताता है, उससे कहीं ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस करता है, उससे कहीं ज्यादा आपको उसके अंदर कंटेंट मिलेगा जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, फिर उसको मजीद इम्प्रूव करते हैं। आप उसका आगे जो बीएस का आपने ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स का तो नाम सुना होगा ना, ये आपको अक्सर आप इंडस्ट्री के अंदर भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स जो है नजर आते हैं। तो कॉन्सेप्ट वहीं से चला है, 1979 से ये कॉन्सेप्ट चला, लेकिन जो इनिशियल स्टैंडर्ड्स आए वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से वो स्टैंडर्ड्स थे। तो स्पेसिफिकली कोई मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हम देखते हैं ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। ये सफर चलता रहा। 87 94 के अंदर एक ऐसा वर्जन आया जो बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम था और इसको नाम दिया गया आईएसओ। आईएसओ का आईएसओ 9000 सीरीज के अंदर दो इसके वर्जन निकाले गए, 9001 एंड 9002, और 2004 1994 के वर्जन थे। इसके अंदर एक मैनेजमेंट सिस्टम था, इसके अंदर एक फ्रेमवर्क था और बताया गया था कि जितनी भी क्लॉजेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए।
तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड था, यानी कि अब एक स्टैंडर्ड की शक्ल, एक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की शक्ल सामने आ गई, काफी बेहतर था इस हवाले से, क्योंकि इसके अंदर जो 94 के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट फोकस थी, हर चीज पे डॉक्यूमेंट, और वो वहां से एक वो टर्म भी निकली उस दौर के अंदर के डू व्हाट यू राइट एंड राइट व्हाट यू डू वाली जो टर्म थी, वो इस 94 वजह से है। और 2000 में आके थोड़ी सी रिफाइन हो गया मामला, कुछ चीजें अंडरस्टैंड की गई, कुछ नई चीजें आई। आपको पता है टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है तो स्टैंडर्ड्स भी कहीं ना कहीं उसके अंदर रिफ्लेक्शन आती है। तो ये वर्जन काफी अच्छा था और अडेप्टेबल था, और ये वो टाइम था जिसके अंदर ISO 9000 के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन आने लगी, और उनको ये अंदाजा हुआ कि ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने से आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, वो हम आगे देखेंगे इसी तरह से किस तरह से हम प्रोडक्ट के इम्पैक्ट पे या सर्विस के इम्पैक्ट पे हम उसको लेकर जाते हैं। पर आपको अपने बिजनेस प्रोसेसेस के रिस्क मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, वो अभी हम देखेंगे, प्रोसेस में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर आके थोड़ी सी फिलॉसफी तब्दील हुई, यहाँ पर आपको प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ एक मैनेजमेंट सिस्टम मिला, जिसके अंदर आप जो अपने सिस्टम्स बनाते हैं उसके अंदर आप पहले से अपने रिस्क परफॉर्म करके आप अपनी जितने भी वीक एरियाज हैं उनको कैप्चर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि कोई भी रिसेशन जैसी चीज आएगी तो आप उसको कैटर कर सकते हैं, अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। तो अब मामला कहाँ आया, सस्टेन करने का। तो जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, एक सस्टेनेबिलिटी तो आजकल बड़ा शोर चल रहा है ना एनवायरनमेंट के हवाले से, और वो भी अब आने वाला जो वर्जन है आईएसओ का, उसके अंदर वो सस्टेनेबिलिटी का भी पार्ट है कि हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली काम कैसे करेंगे। तो आगे चल के स्टैंडर्ड्स जितने भी हो सारे इस चीज के ऊपर जाएंगे हम, जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इस तरह की बातें ऑलरेडी इन योर माइंड, fulfillment of the requirement of कस्टमर के कमांड को इम्प्लीमेंट करना। चलिए ठीक है, और What is the improvement of something to the requirements of a population or society? Or it must be in a such a way that must be implicated somewhere. If it is not in a good quality, then we cannot implement on society or other area. While we are close, we must be always check for the quality. fitness for use. फिटनेस फॉर यूज, और कुछ सबको जवाब देना है। प्रोडक्शन में कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है, हो सकता है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ हम खुद लोग ऐसे हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म पे जाते ही नहीं है। कस्टमर सेटिस्फाइड, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, स्टैंडर्ड को फॉलो करना, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कस्टमर की कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली अंडरस्टूड है। कैसे, उसे पता है कि बॉटल का साइज इतना होना चाहिए, इतना ml का पानी होगा, इसमें ये पानी होगा, ये उसकी टेस्ट रिपोर्ट होती है, वो उसको कंप्लाई करेगा, और PSQC से उसका रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी एक्सपायर है। उसके बाद वो चीज जो है अवेलेबल होगी, तो कस्टमर को पता है, वो जाएगा पिक करेगा। अब उसमें भी कस्टमर इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसकी परसेप्शन में तब्दीली आ सकती है उस प्रोडक्ट के हवाले से। हो सकता है वो उसको ज्यादा पसंद करना शुरू कर दे किसी वजह से, और हो सकता है ना। तो वो अभी हम थोड़ा सा आगे से समझ करते हैं। अब 9000 जो है वो क्या डिफाइन करता है, वो कहता है डिग्री टू व्हिच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? अब ये सिर्फ कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ वो जैसे आपने बात की वो सारी चीजें आ रही हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सर्विस आप दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स बन गई। कस्टमर उसकी फुलफिलमेंट जो है वो क्वालिटी है, पहले तो आपकी नजर में, यानी फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कौन सी रिक्वायरमेंट, तमाम रिक्वायरमेंट जो उसके साथ इनहेरेंट है, यानी उसको फुलफिल करना जरूरी है, वो फुलफिल होंगी तो प्रोडक्ट और सर्विस क्या होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, क्वालिटी सर्विस होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप आम जिंदगी में बेस्ट क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी, वर्स्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी इस्तेमाल करें, आप कोई मसला नहीं, यू आर अलाउड। बट यहाँ पर या तो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी या नहीं।
या तो फुलफिलमेंट होगी या नहीं होगी। कोई एक एलिमेंट भी फुलफिल नहीं होगा तो वो नॉन कंप्लायंस कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है। अब आप वाली बात कि जो आपने कहा कि एप्पल मैं नहीं खरीद सकता एप्पल, तो मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है। मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, मेरे जेब पे भी भारी नहीं होगा, तो दैट वुड बी माय क्वालिटी प्रोडक्ट। भाई जिसको मेहरान लेनी होगी, जिसकी जेब में मेहरान के पैसे होंगे, तो वो मेहरान उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाएगी। BMW की क्वालिटी से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। अब आप दोबारा आ जाए, जिसके पास BMW के पैसे हैं, जब वो जाके उसकी स्पेसिफिकेशन देखता है, वो कहता है मैं तो पोर्शे लूंगा, मैं तो नहीं ले रहा BMW, इसमें तो फला फीचर नहीं है, इसमें तो ढिमका फीचर नहीं है। एक मिसाल है। या इसकी मुझे शेप अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर ये चीज नहीं है, पोर्शे में तो ये आया, या मर्सिडीज में तो ये आ गया। उसके पास इतना पैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली वेरी कर जाएगी। तो वो जरूरी नहीं कि उसके लिए वो BMW की क्वालिटी प्रोडक्ट हो। सो आई गेटिंग मी, जैसे ब्लू है, मुझे बता दें अगर किसी में कोई वेरिएशन है, लेकिन नहीं, कोई अगर एक्वाफिना पीता है वो जाते ही मांगता है एक्वाफिना, कोई दूसरा देगा तो मैं तो नहीं लेता, मुझे तो एक्वाफिना दे। तो दैट इज परसेप्शन। तो अगर आप इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं या हम इस स्टैंडर्ड के हवाले से बात करते हैं, तो प्रोडक्ट वो क्वालिटी प्रोडक्ट सब है, वो सब चीजों को कंप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो आपके टेबल पे मौजूद है। अदरवाइज वो अपनी टेबल पे नहीं होगा, तो पीएसक्यूसी अगर अप्रूव नहीं करेगा तो कोई मायका नहीं बेच सकता प्रोडक्ट। अच्छा, सर्फ का इश्तेहार आपको कितना नजर आता है? कोई कांच एरियल का इश्तेहार आपको बेशुमार नजर आता है, लेकिन सर्फ कितने रुपए में ज्यादा है? क्या वजह? इसकी कोई वजह है? जब रिसर्च किया गया ना, तो पता ही चला, जब सर्वे हुआ और जब कंक्लूजन आया तो पता चला कि सर्फ का जो बैग है ना वो ब्लू कलर का है। सर्फ का जो बैग है वो ब्लू कलर का है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई ताल्लुक नहीं था इस चीज का। तो आपने देखा एरियल ब्लू निकला, आपको याद है एरियल ब्लू आया, वो इसी वजह से आया। तो उन्होंने अपने उस ग्रीन वाले को खत्म नहीं किया, क्योंकि उसका एक मार्केट तो बन गई ना। उन्होंने उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उस मार्केट को तोड़ने के लिए सबसे ब्लू निकाला, ताकि वो उसको वो करे। तो क्या है हमारे लिए एज मैन्युफैक्चरर या एज कंपनी या एज इंडस्ट्री, कस्टमर का परसेप्शन हमारे बिजनेस को ग्रो करता है। यही हमारी इंप्रूवमेंट का एक एलिमेंट है। जब हम सर्वेज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, कंप्लेंट्स पे काम करते हैं, या हम इंप्रूव करते हैं, तो मकसद यही है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे जरूर, लेकिन वो रिक्वायरमेंट भी हमारी बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि, या सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपके प्रोडक्ट इस वजह से नहीं बिक रहे, तो वो अब हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हमें अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है एज पर द मार्केट सर्वे या जो कंज्यूमर सर्वे। हमें कोई मुकाम चाहिए, जहाँ जाना है हमने, पहले तो हमें वो पता चल रहा है। जब हमें वो पता चलेगा तो फिर वो लीडर आपको डायरेक्शन भी देगा, आपको अच्छा, लीडर हमेशा हम ये कहते हैं, लीडर वो नहीं है जो आगे भागे जा रहा होता है, लोग पीछे भागे जा रहे हैं, नहीं, लीडर वो है जो सबको लेके साथ चल रहा होता है। ठीक है, अभी हम एक वीडियो में देखेंगे इसमें छोटी सी। तो मिसाल तो ये है कि आप ये कहें कि आप सिपह सलार हैं, ठीक है, और फौज आपके सामने खड़ी, आप बिल्कुल आगे खड़े हुए, ठीक है, और तलवार नहीं आपके हाथ में, जंग सामने खड़ी है, आप लड़ने के लिए खड़े और तलवार नहीं आपके हाथ में, आप बताएं आप कैसे लड़ेंगे? आपको तो लीड करना है ना, आपको तो पूरे लेके लश्कर को लेके चलना है। तो ये वही मिसाल है कि इख्तियारात का ना होना ऐसा है जैसे आपके पास कोई वेपन ही नहीं है और आप जंग करने जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं उसको, पूरे जंग को। तो इख्तियारात की इतनी बड़ी अहमियत है। हाँ, इख्तियारात होने का कदे मकसद ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। इसका मतलब है सिस्टम ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल डिफाइन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो,
और उसके अथॉरिटी भी दो और फिर अकाउंटेबल बनाओ उसको। क्योंकि जब किसी के पास अख्तियारात होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, उसको जवाबदेही बन गई, उसको जवाबदेह होना है। तो ये बहुत अहम एरिया है इसका। तो लीडरशिप स्टार्ट, लीडरशिप एंड, वो सब चीज सही है, रोड मैप भी है, सब कुछ है। अब मिसाल के तौर पे वही बात, अगर हम निचली दर्जे से भी हिसाब ले लेना तो यहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा हायर अथॉरिटी वाली तो उसमें कुछ न कुछ हद तक अकाउंटेबल है, लेकिन जितने हमारे लो क्लासेस हैं ना, वो तो बिल्कुल भी अपने सिर्फ अकाउंटेबल हम लोग नहीं है। उन्होंने साइन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट ले लिया, तो ये उनका चैनल है कम्युनिकेशन का, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपकी ईमेल, उनका वही डॉक्यूमेंट का चैनल है, जैसे वैसे उन्होंने आपका कहना है वो वैसे ही एक्सेप्ट करें। लेकिन सर आईएसओ हमें कम्युनिकेशन के लिए क्या Anything which is communication, it should be, it must be documented, otherwise it's not a communication. उसका तरीका ये है, कोई भी ऐसी चीज हो उसके मिनट्स डॉक्यूमेंट कर लें। अच्छा मीटिंग मिनट्स बना लें। मोस्टली ये होता है कि होगी, एड्रेस होगी, वो कंट्रोल होगी। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चीज एड्रेस नहीं है, दैट इज नॉट अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट, अ कंट्रोल फाइल और कंट्रोल रिकॉर्ड, जो भी कुछ है। जो भी चीज आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करेंगे, जो अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, स्कोप डिफाइन करेंगे, प्रोसेस डिफाइन करेंगे, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आप डिफाइन करेंगे, डालेंगे, मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का कि ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल्ड है, क्या मकसद हुआ? अब इससे रेलेवेंट चीजें हैं। कंट्रोल जो डॉक्यूमेंट होगा उसका कोई नाम होगा, ठीक है, कोई टाइटल देंगे आप उसको, उसके बाद उसको आप कोई यूनिक आईडी देंगे, ठीक है। यूनिक आईडी देने का मकसद है कि वो यूनिक हो जाएगा। फिर मिसाल के तौर फॉर्म 1 का मकसद फॉर्म 1 है, अगर फॉर्म 1 किसी टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी एक मखसूस टेस्ट के लिए, तो वो सिर्फ फॉर्म 1 उसी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, इसको यूनिक कर दिया। सिस्टम में एड्रेस है ना F1, इसी तरह से प्रोसीजर 1 है, तो प्रोसीजर 1 भी एड्रेस है। अब जैसे ये कुछ नेसेसरी प्रोसीजर्स हैं जो हम लिखते हैं इसमें आईएसओ के अंदर, कुछ चीजें हम बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जैसे यही है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसीजर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट आप डिफाइन करते हैं, उसको भी आप प्रोसीजर बना लेते हैं। अब आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, या पॉलिसी या प्रोसीजर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, पॉलिसी इस्तेमाल करता है, प्रोसीजर का या रिकॉर्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो अपना पर्पस फिल कर रहा है, लेकिन अगर सिस्टम में एड्रेस नहीं है तो क्या है? अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड। तो ये जो हमारे पास डिफाइंड डॉक्यूमेंट है वो कंट्रोल है, जो डिफाइंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट। अब आप उसकी कंट्रोल दिखाने के लिए आप उसको तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कंट्रोल नंबर होगा, वो टॉप पर होगा, वो बॉटम पे होगा, ठीक है, हेडर ऐसा होगा, फुटर ऐसा होगा, स्टैम्प यूज करते हैं। हाँ स्टाइल यूज होगा, फॉन्ट हम ये यूज करेंगे। अब आप आपकी पॉलिसी पे आप वो डिपेंड करता है, आप क्या डिफाइन करते हैं, तो कैसे मेंटेन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक वो सिस्टम भी आप अपनी इसी पॉलिसी का पार्ट बना सकते हैं कि हमने अपनी फाइल्स को कैसे मेंटेन करना, हमने कैसे कोड देने, हमने कैसा कौन सी फाइल किन कैबिनेट्स में होगी, क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्लास ए की फाइल है, क्लास बी की फाइल है, क्लास ए का मकसद है कॉन्फिडेंशियल है फॉर एग्जांपल, क्लास बी जो है वो इस तरह की फाइल है, क्लास सी जेनरिक फाइल है, मतलब कॉमनली सब जगह इस्तेमाल हो रही है। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, दीज आर गुड प्रैक्टिसेस, पर सिस्टम इस तरह से स्पेसिफिकली आपको ये सारी चीजें नहीं बता। अब एक प्लानिंग है हर चीज की, कब चीज प्रोडक्शन में जाएगी या कौन सी सर्विस कब डिलीवर होगी, आप भी बनाती है ट्रेडिंग का प्लान बनाया ना, तो ये चीज वही है, कब प्लान हुआ कब डिलीवर हुआ, इसको कंसिस्टेंट आएगा सिस्टम का। तो परफॉर्म मेंटेन विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी। अच्छा, ये एक्सटर्नल बॉडीज जो भी आती हैं उनका काम एसेस करके सर्टिफिकेट तो देना होता है, लेकिन वैल्यू एडिशन भी होती है, वो भी कभी कभार आपको कुछ आपकी ग्रे एरियाज बताते हैं, तो इसको भी पॉजिटिवली लेना चाहिए।
Bam.